हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं इंडिया नेपाल रिलेशंस। टॉपिक का जो टाइटल है इंडियन न्यूज चैनल्स बैन इन नेपाल। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था भारत नेपाल सीमा विवाद चीन के विशेष संदर्भ में हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हम मेनली डिस्कस करेंगे कि हाल ही के दिनों में नेपाल ने भारतीय समाचार चैनलों को बैन कर दिया। बैन करने के पीछे क्या रीज़न रहा है और इसका भारत और नेपाल के रिलेशंस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और लास्ट में हम इसके कंक्लूजन करेंगे। भारत और नेपाल के बीच सरहदी झगड़ा कुछ बरसा गया है। इसके कई पक्ष और किरदार है, पर सबसे अहम तो भारत और नेपाल की है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाकर फिर एक बार चीन के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन ने भी भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन को डर था कि वहां के लोगों को भारतीय समाचार चैनलों के माध्यम से सीमा के हालातों की सही जानकारी मिल सकती है। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने भारतीय मीडिया की कवरेज पर बैन लगाने का फैसला किया है। दरअसल नक्शे विवाद पर भारत और नेपाल के बीच की तनातनी के बाद भारतीय मीडिया की कवरेज से ओली सरकार नाराज बताई जा रही है। बता दें कि सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते काफी तनावपूर्ण है। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख और दराचुला तक बनाई गई एक सड़क का उद्घाटन किया था, लेकिन 18 मई को नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया, जिससे तनाव और भी बढ़ गया। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेपाल ने किस कारण से यह स्टेप उठाया। हाल में नेपाल के लिए चीनी राजदूत के कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी, जिससे जुड़ी खबरें इन चैनलों पर प्रसारित की गई थी। नेपाल का कहना था कि नेपाल के लिए चीनी राजदूत हाओ यांगची ने हाल ही में काठमांडू में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर बातचीत की थी। भारतीय मीडिया का एक वर्ग राजनयिक स्तर पर उनकी बातचीत का मजाक उड़ाता रहा। सेकंड है प्रोपोगेंडा अगेंस्ट पीएम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय मीडिया पर नेपाल सरकार और वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ आधारहीन प्रोपोगेंडा करने का आरोप लगाया है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठा का कहना है कि नेपाल सरकार और हमारे पीएम केपी शर्मा ओली के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने की सभी सीमाओं को भारतीय मीडिया ने पार कर दिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय चैनलों पर पीएम केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार की आलोचना वाली खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया है। इसके बाद ये कदम उठाया गया है। फिर सूचना और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने भारतीय समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित कुछ खबरों की निंदा की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि नेपाल सरकार ऐसे कार्यों की आलोचना करती है। सरकार इस तरह के कंटेंट को लेकर कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। नेक्स्ट है नेपाल्स नेशनल सेंटिमेंट्स आर हर्ट, यानी नेपाल की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई है। विदेश चैनल के वितरक दिनेश सुवेदी का कहना है कि दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि भारत के निजी समाचार चैनलों का प्रसारण रोक दिया गया है। इन चैनलों के कंटेंट के कारण नेपाल की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई है। हालांकि नेपाल सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि नेपाली केबल टीवी ऑपरेटरों ने न्यूज एजेंसी एएनआई यानी एशियन न्यूज इंटरनेशनल से कहा गया कि नेपाल में भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण को बंद कर दिया गया, लेकिन इस संबंध में कोई सरकारी आदेश अभी तक नहीं आया है। दूसरी ओर भारतीय टीवी चैनलों के प्रसारण पर रोक संबंधी आदेश को लेकर नेपाल के मधेसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने असंतोष जताया है। नेपाल के बेरवा क्षेत्र के विधायक संतोष पांडे ने कहा कि चैनल डिस्ट्रीब्यूटर ने नेपाल सरकार के पक्ष में खुद से ऐसा निर्णय लिया है। चैनल डिस्ट्रीब्यूटर के इस कदम के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। किसी भी संस्था को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच संबंध में असर पड़े। एंड नाउ लास्ट कंक्लूजन। किसी भी देश को अपनी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी तरह का कदम उठाने का अधिकार है। अगर नेपाल द्वारा उठाया गया न्यूज चैनलों की पाबंदी को यहाँ पर कई तरह के विचार सामने आते हैं, जिसका अवलोकन करना परम आवश्यक है। गौरतलब है कि नेपाल की राजनीतिक हालत सही नहीं है। पीएम केपी शर्मा उन्हीं के पार्टी के सदस्य इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पार्टी के अंदर मतभेद है। केपी शर्मा ओली गैर जरूरी तरीके से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके कामकाज के तौर तरीके से पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है। नेपाल की रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर पैदा हुए मतभेद समाप्त होते नहीं दिख रहे हैं। हिमालय की पहाड़ियों में बसा नेपाल भारत और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऐसे में चीन ने वहां
कूटनीति के तौर पर अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल नेपाल द्वारा बार बार भारत की उपेक्षा करने के पीछे कई कारक काम कर रहे हैं। नेपाल में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप, नेपाल की आंतरिक राजनीतिक और भारत की पड़ोस नीति की समस्या कुछ ऐसे पहलू है जो दोनों देशों में मतभेद के कारण बन रहे हैं। जहां तक चीन का सवाल है तो उसने पिछले कुछ समय से नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। वो पाकिस्तान सहित सभी सार्क देशों को आर्थिक सहायता का लालच देकर अपनी प्रभाव में लाना चाहता है। नेपाल में चीन द्वारा भारी निवेश इसी का दूसरा पहलू है। चीन की कोशिश रही है कि नेपाल की अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियों आपस में हाथ मिला ले और उसकी ये कोशिश तब सफल हुई जब आज से करीब 2 साल पहले नेपाल की 2 अहम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी ने चुनाव से ठीक पहले हाथ मिला लिया और संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथी पार्टियों का दबदबाव है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी वामपंथी है और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद वर्ष 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल था। केपी शर्मा अपने भारत विरोधी भावना के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2015 में भारत के नाकेबंदी के बाद भी उन्होंने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया। भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की शरण में चले गए। नेपाल सरकार चीन के साथ एक डील कर ली। इसके तहत चीन ने अपने पोस्ट का इस्तेमाल करने की इजाज़त नेपाल को दे दी। जिस तरह नेपाल में यह मुद्दा उठ रहा है, भारत को गंभीर और सुलझे प्रयासों के जरिए नेपाल सहित अपने सभी पड़ोसियों को साधने की ज़रूरत है ताकि चीन द्वारा पड़ोसी देशों में घुसकर भारत के लिए खतरा उत्पन्न करने की मंशा को नाकाम किया जा सके। दूसरी ओर हमें क्या फोकस करना चाहिए था? नेपाल की क्या गलती थी, भारत की क्या गलती थी जिससे कि भारत के लिए फ्रेंडशिप से दूर होता गया और चाइना के साथ बेहतर संबंध बन गए? हमने नेपाल की हाइड्रो प्रोजेक्ट को टाइमली क्यों कंप्लीट नहीं किया? हमारे भारत नेपाल के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को टाइमली क्यों कंप्लीट नहीं किया? रेसिज्म की जो समस्या है वो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, ये हमने प्रॉपर टाइमली एडजस्ट नहीं किया और हमने ब्लेम लगा दिया हनी ट्रैप थ्योरी पर। चीनी राजदूत हाओ यंग शिक को भारत में शंका की दृष्टि से देखे जाने लगा और मीडिया का एक हिस्सा वरिष्ठ नेपाली नेताओं से उनकी मुलाकात का मजाक बनाया गया। दूसरी ओर हमें क्या करना चाहिए था? चाइना की जो एम्बेसडर है नेपाल में, जो नेपाल में माइक्रो लेवल पर नेपाल में अपनी विशेष भूमिका अदा कर रही है, हमारे न्यूज़ चैनलों को इसकी एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। इसे बहुत कुछ एडवांटेज ज़रूर मिलता। दूसरी ओर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैन कर दिया है। इसके बाद ओली कई तरह के कार्य को अंजाम दे सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, नेपाल में वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरों में आपसी मतभेद है। नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी पद को सुरक्षित रखने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री आगामी समय में कोविड-19 को लेकर सारे देश में हेल्थ इमरजेंसी लगाने का फैसला कर सकते हैं ताकि उनका कार्यकाल भी बढ़ जाए। अब नेपाल में भारत के न्यूज़ चैनल बैन है। बैन लगने के बाद उनके द्वारा उठाए जाने वाले नेगेटिव स्टेप्स जो जनता के हित में ना हो, भारतीय मीडिया उसको अब हाईलाइट नहीं कर सकती है। यदि हमारे न्यूज़ चैनल इस तरह के थ्योरी पर कार्य ना करके विशेष कार्य को फोकस करते तो शायद ही आगामी ओली को इस तरह की कार्रवाई करने का मौका नहीं मिलता। वर्तमान में भारत को अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की ज़रूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को अपनी पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ हानि पर विचार करना होगा। निस्संदेह भारत और नेपाल के रिश्ते प्रारंभ से ही अच्छे रहे, किंतु हाल ही के दिनों में सीमा विवाद को लेकर आपस में तनातनी बनी हुई है। शुक्रवार को नेपाल द्वारा न्यूज़ चैनलों को बैन करना भारत और नेपाल के रिश्ते पर काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। भारत को उस स्तरीय राजनीतिक बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने का सबसे अच्छा समय है। दोनों देशों को दोष देने के बजाय जल्द बातचीत की व्यवस्था के जरिए इसे सुलझाए ताकि स्थिति जल्द सामान्य हो सके। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।